Hi students. Hi students. Today we are going to learn the format of profit and loss account. Profit and loss account ये generally कब maintain किया जाता है? This is maintained at the end of the year. ये हम लोग year के end में करते हैं. Why we are making it? Because we want to know the profit or loss exactly. So हमें अगर एग्जैक्ट फिगर चाहिए कि मैंने कितना प्रॉफिट किया या मैंने कितना लॉस किया मेरे बिजनेस में, किसी भी बिजनेसमैन को जानना है तो वो क्या करेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखेगा. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हाउ वी मेक इट, विच आइटम्स कम्स अंडर दैट. सो हमने पहले ट्रेडिंग अकाउंट देखा था. ट्रेडिंग अकाउंट में सारे डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम आती है. ओके, यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम आएगी. सो ये जो पहले आपका सारा दिख रहा है आपके सामने, पूरा फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है. ये आपका डेबिट साइड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का. दिस इज योर क्रेडिट साइड. आई हैव डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स. दिस इज योर सेकंड पार्ट डेबिट क्रेडिट, थर्ड पार्ट डेबिट क्रेडिट, फोर्थ पार्ट डेबिट एंड क्रेडिट. You write it in your notebook completely. It will take almost 2 to 3 pages for you. And I will suggest you to leave one line after, say, alphabetical order I have written. So all the items I have divided in an alphabetical order for easy remembering. हम easily इसे याद रख सके, इस हिसाब से आप लोगों के लिए मैंने ये alphabetical order में divide किया हुआ है. So पहला आप अगर देखोगे तो A मिलेगा, B मिलेगा, तो ये सारे वैसे C है. So आप भी इसके बीच में एक एक लाइन छोड़ देंगे, तो जहां पे भी आपको कोई एक्स्ट्रा आइटम याद आए या कहीं पे कुछ रेफरेंस में मिले तो आप एक्स्ट्रा अपनी फॉर्मेट को और भी बड़ा कर सको. आई हैव ट्राइड टू टेक ईच एंड एवरी आइटम, बट स्टिल इफ इट इज समवेयर सम आइटम इज मिसिंग यू कैन ऐड अप. अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे कौन से एक्सपेंसेस आते हैं. जैसे मैंने अभी कहा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मीन्स विच टाइप ऑफ एक्सपेंसेस? जैसे ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंस, देन एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड एक्सपेंस, सेल्स रिलेटेड एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड एक्सपेंस एंड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस. सो वन बाय वन वी विल लर्न ऑल द आइटम. हियर यू कैन सी द ग्रॉस लॉस. ग्रॉस लॉस ये कहां से आया? सो ग्रॉस लॉस आपके ट्रेडिंग अकाउंट से आया. ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में आपने देखा बाय ग्रॉस लॉस कैरिड डाउन, वही यहां पे ट्रांसफर होके अमाउंट आएगा टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन. ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर कहां पे जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. अगर ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड, ग्रॉस लॉस होगा तो डेबिट साइड. ओके, देन द फर्स्ट आइटम यू कैन सी एडवर्टाइजमेंट. As every businessman needs to expand his business, so everyone does the advertisement. कोई भी businessman हो advertisement करता ही है. But this is related to your profit and loss account debit side. So sales and distribution, okay, so sales item, so sales related item. Then audit phase. What is an audit phase? Auditor, when he checks your accounts and approve it, he will charge you the fees. ऑडिटर का काम क्या है? तो आपके अकाउंट्स को चेक करके उसे अप्रूवल देना. एंड फॉर दैट रीजन ही चार्जेस यू द फीस. तो ये क्या बोला जाएगा? ऑडिट फीस. सो दिस आल्सो कम्स अंडर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. रिमेंबर दिस इज योर DR स्टैंड्स फॉर डेबिट एंड CR स्टैंड्स फॉर क्रेडिट. देन यू कैन सी द बैंक चार्जेस. बैंक चार्जेस में हम कौन से टाइप के चार्जेस आएंगे? तो कोई भी सर्विस अगर बैंक ने आपको प्रोवाइड की है तो बैंक आपको चार्जेस लेगी. जैसे आपने कोई DD बनवाया है, डिमांड ड्राफ्ट, पोस्टल ऑर्डर, और एनी काइंड ऑफ सर्विस इफ यू हैव टेकन और यू हैव जनरेटेड द स्टेटमेंट, देन बैंक विल चार्ज यू द बैंक चार्जेस. देन यू कैन सी द बैड डेट्स. Bad debts means what? Bad debts means the amount which is irrecoverable from the party. जो वैसा अमाउंट जो अभी पार्टी से आने वाला नहीं है. हमने उसे अपना गुड्स तो दे दिया या ओके आपने अपनी सर्विस प्रोवाइड कर दी, बट अभी उससे आपको पैसा मिलने की कोई उम्मीद नहीं है.
सो हम उसे कहाँ पे अप्लाई करेंगे, अभी उसे हम लोग फिर उस अकाउंट, उस पार्टी के अकाउंट को क्लोज करके हम उसे बैड डेट्स में ट्रांसफर करेंगे। सो ये बैड डेट्स आपको कहाँ पे मिलेगा, ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड। ऐसे सारे एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड ही मिलेंगे। ओके, देन न्यू बैड डेट्स, दिस इज एडजस्टमेंट रिलेटेड। ये मैंने पर्पसली रेड कलर में लिखा हुआ है। दीज आर टू एडजस्टमेंट्स जो बैड डेट से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स है, जहां पे स्टूडेंट्स ज्यादातर प्रॉब्लम में आ जाते हैं, इसलिए मैंने इसको फॉर्मेट में ऐड कर दिया है ताकि आप फॉर्मेट के साथ ही उसे याद रख लो। बट दिस इज अ पार्ट ऑफ एडजस्टमेंट। सो न्यू बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स क्या होता है, जब अकाउंट्स आपने क्लोज कर दिए और अब कोई और पार्टी का पता चला जिसको हमने पिछले साल गुड्स या तो सर्विस दी है, गुड्स बेचा है या तो सर्विस दी है, लेकिन अभी पार्टी आपको पेमेंट करने वाली नहीं है। सो हम उसे क्या करेंगे, न्यू बैड डेट्स, और उसे हम लोग बैड डेट्स में ऐड करेंगे। लेकिन ये आपको एडजस्टमेंट में होगा, इसलिए इसके बारे में अभी हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, देन वैसे ही न्यू आरडीडी भी है। सो न्यू आरडीडी क्या होता है, तो न्यू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। बाय एक्सपीरियंस अगर आपको ऐसे लगा कि और भी पैसा डूब सकता है, तो हम उसे क्या कहेंगे, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स मतलब हम कुछ सर्टेन परसेंटेज एज्यूम कर लेते हैं, या तो एक सर्टेन अमाउंट हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि इतना और पैसा बैड डेट्स होगा। तो ये तीनों का टोटल करके ओल्ड आरडीडी जो यहाँ पे हमने टोटल लिया, फिर ओल्ड आरडीडी जो होगा वो आपको कहां पे मिलेगा, तो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड, उसे हम लोग क्या करेंगे, माइनस। इसे हम लोग माइनस करके फिर आउटर कॉलम में उसका अमाउंट लिखेंगे। ओके, सो ओल्ड आरडीडी होता क्या है, पिछले साल का न्यू आरडीडी इस साल के लिए ओल्ड आरडीडी बनता है। सो अभी ये जो न्यू आरडीडी इस साल है वो नेक्स्ट ईयर क्या बन जाएगा, ओल्ड आरडीडी। वैसे ही ये लास्ट ईयर क्या होगा, न्यू आरडीडी होगा, जो अभी क्या बन चुका है, ओल्ड आरडीडी, ताकि हमें एग्जैक्ट फिगर बैड डेट्स का मिले, क्योंकि ये हमने एज्यूम किया हुआ होता है, तो हमें एग्जैक्ट अमाउंट बैड डेट्स का मिले, इसलिए हम लोग जो पिछले साल हमने एज्यूम किया था वो फिगर इस साल हम लोग माइनस कर देते हैं। सो प्लीज ज्यादा डीप में ना जाते हुए इस फॉर्मूला को जरा याद रखने की कोशिश करना। कैसे आप लोग याद रखोगे, सो ओल्ड बैड डेट्स, मैं इसे ओल्ड बैड डेट्स कहूंगा। ओके, दिस इज माय ओल्ड बैड डेट्स, new bad debts, new RDD and old RDD. So I will remember O N O. Okay, और O के ऊपर ये नेगेटिव साइन, बिकॉज ये माइनस करना है, बाकी सब प्लस है। So wherever you won't find any sign, तो वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। और जहां पे हमने डैश दी है ऊपर O के ऊपर, मतलब वो ओल्ड RDD है, वो आपको क्या करना है, माइनस। ओके, सो प्लीज रिमेंबर बैड डेट्स plus new bad debts plus new RDD minus old RDD will give you the exact amount of bad debts. ये आपको एडजस्टमेंट से मिलेगा, ये आपको ट्रायल बैलेंस से मिलेगा, ये भी आपको ट्रायल बैलेंस से मिलेगा। देन यू कैन सी द ब्रोकरेज पेड। ब्रोकरेज पेड, जो ब्रोकर्स आपको सर्विस दे रहे हैं, ओके, आपके ट्रांजेक्शन्स को, बिजनेस ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करने में आपको हेल्प कर रहे हैं, to them we are paying the brokerage. So these are the brokers to whom we are paying for their service. Then conveyance. Conveyance is your local traveling. Conveyance क्या होता है, local traveling, जैसे हम लोग ऑटो, बस, टैक्सी, ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। Okay, so local area में, that is why we call it as a local traveling. So it is a conveyance. Then carriage outward, carriage on sale. Remember, these both items are similar, just it is written separately, as they can in an exam you can get it different way, but meaning is same. जब भी हम लोग कैरेज आउटवर्ड या कैरेज ऑन सेल्स मीन्स व्हाट, तो जब भी हम लोग कोई भी गुड्स बाय रोड भेजते हैं, मतलब सामने वाले को हम खुद डिलीवरी दे रहे हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे, कैरेज आउटवर्ड या कैरेज ऑन सेल्स। देन कमीशन पेड। कमीशन पेड, जैसे हम ब्रोकर्स को हमारे ब्रोकरेज देते हैं, वैसे ही कमीशन एजेंट अगर हमने अपॉइंट किया हुआ है तो हम उसे क्या देंगे, हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस वो करवा के देते हैं, इसलिए हम उसे क्या पे करेंगे, कमीशन। एंड दिस इज ऑल्सो एन एक्सपेंस।
एक्सपेंस ही है सभी, सो यहाँ पे आ रहे हैं। देन कुरियर चार्जेस। कुरियर चार्जेस ये जो हमारे कुरियर ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारे लेटर्स डॉक्यूमेंट्स पहुंचाने का काम करते हैं, सो दीज आर द प्राइवेटली private organization which are giving you some services of sending the letters and documents, so that's why we call it as a courier charges. So this is also whenever you want to send some documents or any letters to anywhere which is so far from your office or somewhere, so ये आपको courier charges लगेगा। जैसे postal department में postage charges लगते हैं, वैसे courier organization आपको courier charges लगाएगा। So ये courier charges कहाँ पे जाएंगे? Profit and loss account debit side. These are all mostly you can see the office related or sales related expense and finance related expense. Then discount allowed. Discount in a business, it is generally a customary that we are giving some discount to our party so we can retain the customer. हम अपने customers को बनाए रखने के लिए हम उन्हें क्या देते हैं? Discount. Then you can see the depreciation. Depreciation on assets. कोई भी assets हो, आप चाहे उसे यूज करो ना करो, उसकी वैल्यू तो रिड्यूस होने ही वाली है। तो वो जो वैल्यू रिड्यूस हुई हम उसे क्या कहते हैं? wear and tear of the asset, that is known as depreciation. और ये भी कहां पे आएगा? depreciation on assets, profit and loss account debit side. Then delivery charges. This is related to your sales. जैसे हम लोग गुड्स की डिलीवरी देते हैं तो डिलीवरी चार्जेस, सो इट इज रिलेटेड टू योर सेल्स एक्सपेंस। ओके, सो डिलीवरी ऑफ गुड्स। देन योर फर्स्ट पार्ट, नाउ योर सेकंड पार्ट, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। एनी पार्टीज कम्स टू योर ऑफिस, यू आर गिविंग देम स्नैक्स, टी, कॉफी, okay, you are offering them, so we call it as a entertainment expense. So that goes to your profit and loss account debit side. Then you can see the export duty. Export duty, it is related to your exports. Whenever you sell the goods to other country, we have to pay the export duty. हमने ट्रेडिंग अकाउंट में इंपोर्ट ड्यूटी देखा था, डेबिट साइड पे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में इंपोर्ट ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी। वैसे यहां पे क्या आएगा? एक्सपोर्ट ड्यूटी। प्लीज रिमेंबर, डिफरेंस से जितना याद रखोगे उतना अच्छा होगा। योर कंसेप्ट विल बी वेरी वेरी क्लियर। वैसे एक और चीज, यहाँ पे कैरेज आउटवर्ड या कैरेज ऑन सेल्स था, तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या था? कैरेज इनवर्ड और कैरेज ऑन परचेस। वैसे यहां पे है, आप देख रहे हो एक्सपोर्ट ड्यूटी, तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे क्या था? इंपोर्ट ड्यूटी और यू कैन से कस्टम ड्यूटी। Then you can see the electricity charges. Okay, so these are the office electricity power which are used by the office. So अगर फैक्ट्री में यूज होता हो तो हम उसे क्या कहते हैं? मोटिव पावर। और ये मोटिव पावर, और यू कैन से पावर, फ्यूल एंड ऑयल, ये आपको ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में मिलेगा। मैं दोनों को कंपेयर करके इसलिए बता रहा हूं कि हर एक एक्सपेंस पे आपको बाइफिकेट कर सको आप, और इसे डिवाइड करके आप अच्छे से समझ सको कि ये आइटम कहां पे जाएगा। आपको सम सॉल्व करने के लिए और हमारे 2 से 3 वीडियो लेक्चर लगेंगे, तब जाके ये पूरी फॉर्मेट होगी, तब आप ये पूरा समझ पाओगे। सो फिलहाल के लिए आपको फॉर्मेट पे ही ध्यान देना है, डायरेक्टली डोंट सॉल्व दिस सम। ओके, पहले फॉर्मेट को बहुत अच्छे से बाहर करो, समझने की कोशिश करो, हर एक चीज को समझने की कोशिश करो, मीनिंग को समझने की कोशिश करो, और यहाँ पे क्यों, ये ट्रेडिंग में क्यों, प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों नहीं, और यदि कोई प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम है तो ट्रेडिंग में क्यों नहीं, या असेट्स में क्यों नहीं, ये आप जब आप खुद से सवाल करोगे तो आपको सारे आंसर मिलते जाएंगे एंड योर अकाउंट्स विल बी परफेक्ट। देन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, दिस इज रिलेटेड टू ऑफिस, सो दैट्स व्हाई इट कम्स टू योर profit and loss account debit side. Then you can see the freight outward. आपने ट्रेडिंग अकाउंट में देखा था freight inward, जैसे freight inward और freight on purchase। तो यहां पे क्या आएगा? freight outward। freight outward, जब भी हम लोग कोई गुड्स बाय रेलवे या तो बाय एयरवेज भेजते हैं, मीन्स यू आर सेलिंग द गुड्स एंड यू आर सेंडिंग इट बाय रेलवे और बाय एयरवेज, वी कॉल इट एज freight outward। सो जब भी कोई गुड्स रेलवे या तो एयरवेज से भेजा जाए तो हम उसे फ्रेट आउटवर्ड कहते हैं। ये सेल्स रिलेटेड एक्सपेंस है, इसीलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा।
Then forwarding charges, this is also one and the same. We are selling the goods, so this is also sales related expense and we show it on the profit and loss account debit side. Now I want to explain you general expense. Please remember, I want to underline here general expense. Then miscellaneous expense, please remember. Then one more, office expense, and here you can see the sundry expense. These all four have the same meaning. जनरली जैसे हम लोग इसे स्मॉल एक्सपेंसेस परचूनी खर्चे कहते हैं, छोटे मोटे एक्सपेंस भी बिजनेस में होते रहते हैं और हर छोटे एक्सपेंस के लिए हम लोग क्या अलग अलग अकाउंट हेड नहीं बना सकते, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, उसे या तो आप सैलरी एक्सपेंस बोलिए, ऑफिस एक्सपेंस, ओके, जनरल एक्सपेंस या तो मिसलेनियस एक्सपेंस, एनीथिंग यू वांट टू से यू कैन से, बट यहाँ पे सारे स्मॉल एक्सपेंस शो होते हैं, यहाँ पे हम लोग उसे शो करते हैं. सो प्लीज रिमेंबर, लिखा हुआ है फॉर्मेट में, चारों का मीनिंग लेकिन एक ही है. देन इंटरेस्ट पेड इन अ बिजनेस, इफ यू हैव टेकन लोन, okay, and you are paying interest, so interest paid or interest on loan, one and the same thing. Then insurance, what is the meaning of insurance? Here insurance is not on a personal life of a businessman or a partner, but here the insurance premium of your business. So हम हमारे बिजनेस का इंश्योरेंस लेते हैं और इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं ताकि कल जाके अगर कोई भी लॉस हो तो अपने बिजनेस में वो हमारे रिकवर हो जाए. सो दिस इज एन इंश्योरेंस प्रीमियम. सो ये कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. देन फॉर एनी लीगल मैटर, इफ यू हैव टू पे सम लीगल चार्जेस, देन इट कम्स टू योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. माइंड यू, वन थिंग आई वांट टू बी वेरी क्लियर, अगर लीगल चार्जेस आपने कोई असेट्स खरीदते हुए पे किया हो तो वो लीगल चार्जेस असेट्स में ऐड होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में नहीं. रिमेंबर दिस, लीगल चार्जेस असेट से रिलेटेड होंगे तो उस असेट्स में ऐड होंगे क्योंकि ये फिक्स्ड असेट से रिलेटेड एक्सपेंस हुआ. लेकिन अगर कोई अदर मैटर में कोई आपको लीगल चार्जेस पे करना पड़ा है तो वो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे शो होगा. देन लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, आपने ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में देखा था गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट. वहां पे हम लोग एक स्पेशल वर्ड्स यूज करते हैं, वो ध्यान में रखना है. वहां पे वर्ड यूज करते हैं गुड्स, लेकिन यही वर्ड आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगा क्योंकि वहां पे हमारा एंगल गुड्स पे होता है और यहाँ पे हमारा मॉनिटरी लॉस पर है, मतलब मनी टर्म्स में है. इसलिए हम लोग यहाँ पे वर्ड्स क्या यूज करते हैं, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट. सो जो एक्चुअल मॉनिटरी लॉस हुआ, मनी वाइज लॉस हुआ, वो यहाँ पे शो होगा. Loss by fire, loss by theft. Say suppose your goods burnt by fire worth rupees 10,000. आपका 10,000 रुपए का गुड्स जल गया और आपने इंश्योरेंस लिया हुआ था, तो इंश्योरेंस कंपनी ने आपको 8,000 रुपए पे किए. तो ये आपका एक्चुअल लॉस कितना हुआ, 2,000. वो 2,000 आपको यहां पे शो करना है. सो दैट इज योर लॉस बाय फायर. लेकिन आपका गुड्स कितने का जल गया, सो 10,000. सो वो हम लोग कहां पे, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पे शो करते हैं, बाय गुड्स लॉस्ट बाय फायर 10,000 रुपीज. सो प्लीज दोनों में डिफरेंस समझ लो. मैंने जो एग्जांपल दिया है उस एग्जांपल से समझना. मोस्टली ये आपको एडजस्टमेंट में भी आएगा. देन लॉस बाय फायर एंड लॉस बाय थेफ्ट के बाद लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. सपोज यू हैव सोल्ड सम इन्वेस्टमेंट एंड यू मेड अ लॉस, तो ये लॉस कहां पे शो करो, तो ये लॉस मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करना है. देन लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, अगर कोई मैंने असेट्स को बेचा और उस पर भी अगर मेरा लॉस हो रहा है, मेरी बुक वैल्यू से मैंने कम में बेचा, मतलब जिस दिन मैंने बेचा उस दिन के डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू आई, से सपोज कि मेरे एक्चुअल असेट्स की वैल्यू थी 10,000 रुपीज, उसके बाद मैंने 2 साल बाद उसे बेचा तो 2 साल का सपोज डेप्रिसिएशन 2,000 हुआ, तो मेरी बुक वैल्यू क्या बनी, 8,000. और मैंने अगर उस 8,000 की बुक वैल्यू वर्थ ऑफ असेट्स 7,000 में बेचा तो मेरा 1,000 का लॉस हुआ और वो लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स मुझे यहां पे शो करना है. सो आई एम गिविंग यू एग्जांपल जस्ट फॉर योर नॉलेज पर्पस, ओके, ताकि आपको ये फॉर्मेट में याद रहे.
Then we can see the miscellaneous expense. I have already explained here general expense, miscellaneous expense, all small expenses. So no need to further explain here. Then mobile charges, as your technology improves. Earlier we used to say telephone charges. Now we say mobile charges. But I have included the telephone charges also. Then so mobile charges. This is your all office related expense. So it goes to profit and loss account debit side. Then motor van maintenance. So say suppose if your business, in a business you maintain the motor van. So for that motor van you have to maintain, okay, you have to pay some maintenance charges. Then it goes to the profit and loss account debit side. Now, so first side is over, your second side is over. Now we move towards the third side of profit and loss account debit side. Now here you can see the office expense. Earlier I told general expense, miscellaneous expense and office expense, all small expenses covered here. Then printing and stationery. In a business, all of you know, we require the printing and stationery. So this is also office related expenses. So it goes to your profit and loss account debit side. Then you can see the packing charges. Remember, in a trading account you have seen primary packing charges. Okay, but here secondary packing charges or only packing charges, if it is given, you have to show it on the profit and loss account debit side. Afterwards you can see the postage expense. हमने यहाँ पे देखा था C में courier charges, वैसे postage charges भी है, because okay, so postal department से अगर आपने कोई सर्विस ली हो तो वो पोस्टेज चार्जेस में जाएगा, और पोस्टेज एक्सपेंस भी आपके ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंस है. दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज वी आर शोइंग इट ऑन अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. देन यू कैन सी द प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन. प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन मींस व्हाट? सी, जब भी ये बेनिफिट है एम्प्लॉइज के लिए, जब भी आप एम्प्लॉइज को ओनर खुद बिजनेसमैन प्रोविडेंट फंड देता है, ये उसके ओल्ड एज के लिए बेनिफिट है. वन पेमेंट हैज बीन डिडक्टेड. एक साल भर का एक पेमेंट 8.33% रफली इफ यू डिडक्ट फ्रॉम द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय. अगर आप सैलरी एम्प्लॉय को जो आप सैलरी दे रहे हैं उसमें से आप अगर 8.33% डिडक्ट करते हैं, मतलब काट लेते हैं, और वही अमाउंट जब साल भर में जमा होता है, सो एक पेमेंट बन जाता है. 8.33 into 12 करोगे तो you will get it 100%, means one payment. So every month, say suppose किसी एम्प्लॉय की सैलरी है 10,000, ओके, उसके सैलरी में 833 रुपीज 33 पैसे काट लेता हूं और मैं सब जमा करता हूं, तो ईयर के एंड में वो कितना हो जाएगा? वन पेमेंट, मतलब 833.33 into 12 months, सो वो 10,000 रुपीज बन जाएगा. लेकिन ये हमने एम्प्लॉय का काटा है सैलरी में से, ये तो हमने ऑलरेडी सैलरीज में इंक्लूड कर लिया होगा, पर जो एम्प्लॉयर भी सामने उतना ही अमाउंट पे करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन. और एम्प्लॉयर के एंगल से आप सोचेंगे तो ये उसके लिए एक्सपेंस है, और ये एक्सपेंस कहां पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में. रिमेंबर, दिस प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन is paid by employer. Remember this, not by employee. ये कौन पे करता है? एम्प्लॉयर. और इसीलिए हम इसे कहां पे शो करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में. देन प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. से नॉर्मली यू हैव सीन द डिस्काउंट. तो समझो कि कोई पार्टी का अभी तक पेमेंट आया नहीं है, तो फ्यूचर में तो आएगा, लेकिन जब भी आएगा तो मुझे उसे डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो मैं उसे क्या कहूंगा? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. ये भी आपको एडजस्टमेंट से मिलेगा, बट मैंने यहाँ पे उसको कवर कर लिया ताकि आपको ध्यान में रहे. एडजस्टमेंट में तो आएगा ही आएगा, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट में भी कवर कर लिया है ताकि आपको ध्यान में रहे कि एक इफेक्ट तो यहाँ पे इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा. तो बस आपको दूसरे इफेक्ट के बारे में तभी सोचना पड़ेगा. सो इस तरह से पूरा फॉर्मेट, और वो भी अगर आपके फॉर्मेट में कवर हो जाए तो आपको आधे से ज्यादा एडजस्टमेंट इसी के अंदर कवर हो जाए, वो कोशिश करूंगा मैं. इसलिए अगर कोई आपको फॉर्मेट ज्यादा भी बड़ा लगे तो इसे रीड करो बार बार ताकि आप अच्छे से उसे समझ सको.
जितना आप अच्छे से रीड करोगे, समझोगे और लिख के करोगे उतना अच्छा होगा. So please, it's my humble request everyone that you write it the whole format for better understanding of these concepts. Then refreshment charges you are paying to, okay, so these are all office related expenses. So these are also this is what you are giving as a tea snacks to your employees. Then यहाँ पे this is also related to your office expense. So we are showing it on the profit and loss account debit side. Afterwards you can see your rent rates and taxes. ये rent rates and taxes कहाँ पे आएगा? तो ये भी जाएगा profit and loss account के debit side. ऑफिस का रेंट है, ऑफिस के टैक्सेस है, एनी काइंड ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेस यू आर पेइंग, दैट इज नोन एज रेंट रेट्स एंड टैक्सेस. और एनी काइंड ऑफ, ओके, सो ड्यूटीज, टैक्सेस, रेट्स, व्हाटएवर यू आर पेइंग, सो ये सब आएगा एक साथ में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में. भी साथ में भी हो सकता है या सेपरेट भी हो सकता है. सिंपली आपको अगर पेपर में टू ऑफिस रेंट दे दिया जाए तो भी ये कहां पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड. या मर्ज करके भी दे दिया जाए, एक साथ में करके, जैसे रेंट रेट्स एंड टैक्सेस. देन यू कैन सी रिपेयर्स, रिन्यूअल्स एंड मेंटेनेंस. रिपेयर्स, रिन्यूअल्स एंड मेंटेनेंस. सो कोई भी असेट्स का जब भी हमें कोई रिपेयरिंग करना पड़े, कोई मेंटेन करना, उसे मेंटेनेंस चार्जेस पे करना पड़े, तो ये कहां पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में. देन रॉयल्टी ऑन सेल्स. These are the outrights. आपको सेल्स के लिए जब आपको राइट्स चाहिए तो आपको पार्टी को someone, okay, so पार्टी से आपको रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी. सो हमने पूरे राइट्स खरीदे हो अगर सेल्स के, ओके, तो ये हमें उसके लिए रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी. और ये भी हमारा एक एक्सपेंस है, बट दिस इज रिलेटेड टू योर सेल्स. दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग, ओके, सो वी आर शोइंग इट ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. रिमेंबर, रॉयल्टी ऑन परचेज और ओनली रॉयल्टी goes to trading account debit side, but royalty on sales goes to profit and loss account debit side, as it is related to your sales expense. Then salaries, you are giving remuneration to your employees, okay. So जो भी हम अपने employees को पेमेंट पे करते हैं, ऑफिस एम्प्लॉयज को, हम उसे क्या कहते हैं? सैलरीज. और जो वर्कर्स को पे करते हैं, फैक्ट्री वर्कर्स को, हम उसे क्या कहते हैं? वेजेस. और वेजेस जाएगा कहां पे? तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. लेकिन सैलरीज कहां पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. रिमेंबर, सैलरीज एम्प्लॉयज को दिया जाता है जो ऑफिस में काम करते हैं, और वेजेस वर्कर्स को पे किया जाता है जो फैक्ट्री में काम करते हैं, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है. देन स्टाफ सैलरीज, वन एंड द सेम थिंग. सैलरीज एंड वेजेस आपको याद होना चाहिए. आपने ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में आपने देखा था वेजेस एंड सैलरीज. तो वेजेस एंड सैलरीज में सैलरीज एक मामूली अमाउंट होता है और वेजेस मेजर होता है, इसलिए हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में बताते हैं. लेकिन यहां पे आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिख रहा है सैलरीज एंड वेजेस. इसका मतलब क्या हुआ? वेजेस एकदम मामूली है और सैलरीज मेजर अमाउंट है. सो योर मेजर अमाउंट इफ इट इज सैलरीज, देन वी से सैलरीज एंड वेजेस एंड इट गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. वही अगर वेजेस मेजर अमाउंट होता और सैलरीज नेग्लिजिबल होता तो हम उसे क्या बोलते? टू वेजेस एंड सैलरीज. और ये कहां पे शो होता? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. प्लीज रिमेंबर वंस अगेन, सैलरीज एंड वेजेस गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. बट वही अगर वेजेस एंड सैलरीज हो तो कहां पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. नाउ वी कैन सी द सेल्स कमीशन. Sales commission, it is one and the same thing. Commission, okay, so you can see commission for sales. To get the sales, we are paying a commission to the commission agent. This is also sales related expense, so we are showing on the profit and loss account debit side. Now sundry expense, I already told, sundry expense, office expense, miscellaneous expense, general expense, this goes to profit and loss account debit side, and these are all small expenses. Then you can see the traveling expense. Traveling expense, it is not related to your conveyance. Please remember, okay, this is a long journey, so we call it as a traveling expense. This is a very local, okay, so short journey. So हम लोग एक लोकल में जब हम लोग ट्रैवल करते हैं तो हम उसे कन्वेंस कहते हैं. प्लीज रिमेंबर द डिफरेंस. और जो हमारी लॉन्ग जर्नी जहाँ पे स्टे आता है हम उसे क्या कहते हैं? ट्रैवलिंग एक्सपेंस.
So traveling expense also goes to your profit and loss account debit side. Then telephone charges, as you have seen the mobile, okay, here you can see mobile charges, वैसे ही telephone charges हैं for the office में, जैसे हमारे सारे sales से related expense हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, so वैसे ही office related expense है, so it goes to your profit and loss account debit side. Then trade expense. ट्रेड एक्सपेंस मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था ट्रेडिंग अकाउंट के वक्त, एक बार और यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ. अगर ये ध्यान से पहले ना सुना हो या फिर ट्रेडिंग अकाउंट का वीडियो ना देखा हो तो प्लीज पहले एक बार ध्यान से वो देख ले और समझ ले, उसके बाद ये वीडियो देखे. सो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ट्रेड एक्सपेंस. ट्रेड एक्सपेंस में एक्चुअली जो मैंने आपको अभी अंडरलाइन करके बताया है, जनरल एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस और सन्ड्री एक्सपेंस. अगर आपको ट्रायल बैलेंस में इन चार में से कोई भी एक आइटम दिया हो और साथ में अगर ट्रेड एक्सपेंस भी दिया हो तो ट्रेड एक्सपेंस जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, और सपोज सन्ड्री एक्सपेंस दिया है तो सन्ड्री एक्सपेंस आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. बट जब आपने देखा कि ट्रेड एक्सपेंस तो दिया है लेकिन सन्ड्री एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस या ऑफिस एक्सपेंस ऐसा कहीं पे कोई ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे आइटम नहीं दिख रही है, तो मैं क्या करूंगा, तो ट्रेड एक्सपेंस ऐसे में वो कहां पे जाता है, ट्रेड एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. अगर आपको सन्ड्री एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस या जनरल एक्सपेंस या ऑफिस एक्सपेंस दिया है तो ट्रेड एक्सपेंस जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, और वो जो पर्टिकुलर एक्सपेंस है वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. लेकिन समझो आपने देखा कि ट्रेड एक्सपेंस तो दिया है लेकिन सन्ड्री एक्सपेंस नहीं है, ना ऑफिस एक्सपेंस, ना मिसलेनियस एक्सपेंस, ना जनरल एक्सपेंस, तो ऐसे में आपको ट्रेड एक्सपेंस कहां पे शो करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में. नाउ you can see the taxes. So any kind of taxes if you are paying, it is related to your office expense, so we show it on the profit and loss account debit side. Now unproductive wages, remember हमने ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा था प्रोडक्टिव वेजेस, ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा, अनप्रोडक्टिव वेजेस. सो पेमेंट विच इज पेड टू द वर्कर्स बट नॉट फॉर द प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है वो है अनप्रोडक्टिव वेजेस एंड इट गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. आफ्टर दिस यू कैन सी द वेयरहाउस रेंट. वेयरहाउस रेंट, वेयरहाउस ये आपका गोडाउन. सो गोडाउन का रेंट जब हम लोग पे कर रहे हैं, सो दिस इज रिलेटेड टू योर सेल्स रिलेटेड एक्टिविटी एंड वी आर शोइंग टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. At last you can see on the debit side of profit and loss account net profit. ये net profit क्या है? Net profit ये आपका बैलेंसिंग फिगर है. सपोज आपका क्रेडिट साइड ज्यादा हो, क्रेडिट साइड ज्यादा हो और आपके डेबिट साइड कम हो, इसका मतलब एक्सपेंस कम है और इनकम ज्यादा है, तो आपको क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट. इफ योर एक्सपेंसेस आर लेस एंड योर इनकम्स आर मोर, then you will get the net profit. Okay, at last you can see here the total. Please remember total always आमने सामने आना चाहिए, भले कुछ आइटम्स कम भी हो तब भी टोटल सामने ही आना चाहिए. Okay, now we can start with the profit and loss account credit side. Here you can see the first item, gross profit brought down. ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ये कहां से आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, ये आएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड से. जो उसका बैलेंसिंग फिगर था, ओके, ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर होता है, ओके, डेबिट साइड पे अगर वो बैलेंसिंग फिगर अराइज हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा. रिमेंबर ऑलवेज अपोजिट साइड, अगर ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे ग्रॉस प्रॉफिट आएगा. वहां पे हम लोग क्या लिखते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, तो यहां पे क्या लिखेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन. नाउ दीज आर ऑल इनडायरेक्ट इनकम. इनडायरेक्ट इनकम जैसे आपके बिजनेस में अदर इनकम हो जाती है, बिजनेस है इसीलिए सारे इनकम्स हो रहे, बट हम इसे क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट इनकम. सो ये इनडायरेक्ट इनकम, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ओके, मैंने यहाँ पे कुछ खास ग्रुपिंग किया है ताकि आप इसे याद रख सको.
और यहाँ पे हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा है ताकि आपको याद हो जाए. So commission, if you are here, you are paying commission, here you are receiving commission. So यहाँ पे अगर मुझे कमीशन मिला तो मैं कहाँ पे शो करूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड. इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव कहाँ पे जाएगा? तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड. देन डिस्काउंट रिसीव्ड, सो डिस्काउंट रिसीव्ड ये भी कहाँ पे आएगा? जैसे हमें डिस्काउंट मिला तो ये हमारे लिए इनकम है. प्लीज रिमेंबर, इनकम एंड गेन, सारे बेनिफिट्स अगर इनकम और गेन्स हो तो वो कहाँ पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड. तो ये हमें कमीशन मिला, इंटरेस्ट मिला या डिस्काउंट मिला, ओके, तो ये सब कहाँ पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड. देन ब्रोकरेज रिसीव्ड, जैसे हमने ब्रोकरेज पे किया था, ओके, सो समटाइम्स यहाँ पे आपने देखा ब्रोकरेज पेड, वैसे हमें ब्रोकरेज मिली है. सो ये हमारे लिए इनकम है, और इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड. रिमेंबर, दिस इज योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड. Then interest on investment. After brokerage, we can see the interest on investment. So हमने जो भी इन्वेस्टमेंट की है उसका हमें यहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा है. So अगर आपको इंटरेस्ट मिला हो तो वो कहाँ पे शो होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड. Then you can see the dividend. Okay, dividend means what? Dividend means the amount which you have invested in, say suppose some shares. सो कंपनी जब प्रॉफिट करती है तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, और यही डिविडेंड हमारे लिए क्या है? इनकम. और ये इनकम है, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में. देन यू कैन सी द रेंट रिसीव्ड. जैसे हम रेंट पे करते हैं तो रेंट मिल भी सकता है. ओके, सो हमने हमारी कोई प्रॉपर्टी को रेंट पे दे रखा है एंड वी आर रिसीविंग द रेंट, सो दिस इज ऑल्सो गेन और इनकम, यू कैन कॉल इट एज. सो रेशियो on the profit and loss account credit side. Then rent of premises sublet. Rent of premises sublet means what? हमने खुद ने रेंट पे लिया है, लेकिन हमारे लिए सपोज बहुत बड़ी जगह की जरूरत नहीं है, तो हमने कुछ पार्ट हमारा वापस हमने किसी और को रेंट पे दे दिया, तो हम इसे क्या कहेंगे? रेंट ऑफ प्रीमाइसेस सबलेट. सबलेट मीन्स व्हाट? हमने खुद ने रेंट पे लिया है और हम भी रेंट पे दे रहे हैं. ओके, सो वो पार्ट जो हमारे यूज में नहीं आ रहा है और उससे हमें जो इनकम हो रही है, इसीलिए हम उसे क्या कहेंगे? रेंट ऑफ प्रीमाइसेस सबलेट. एंड दैट इज आल्सो योर इनकम, सो इट गोज टू योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड. नाउ यू कैन सी द प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स. जैसा आपने यहाँ पे देखा, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स. कोई भी इन्वेस्टमेंट या असेट्स पे आपका लॉस होता है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे शो करते हो. तो वही अगर समझो आपको प्रॉफिट हुआ तो आप कहां पे शो करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे. सो एनी प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट और ऑन असेट्स, ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और ऑन सेल ऑफ असेट्स गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड. नाउ यू कैन सी द प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स. जैसे हम लोगों को डिस्काउंट देते हैं वैसे हम लोगों से डिस्काउंट लेंगे भी. तो यहाँ पे हमने जिन्हों से क्रेडिटर्स से हमें यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा. ये एक एडजस्टमेंट्स है, ये भी ध्यान में रखना. ये एडजस्टमेंट के पार्ट से आएगा और ये भी एक आपको क्रेडिटर से डिस्काउंट मिलेगा. वो प्रोविजन हम लोग ले रहे हैं और इसे हम लोग इनकम में शो कर रहे हैं. ओके, देन हियर यू कैन सी द सन्ड्री इनकम. सन्ड्री इनकम मीन्स व्हाट? जैसे सन्ड्री एक्सपेंस था, ओके, परचूरन खर्चे, जैसे परचूनी खर्चे, छोटे छोटे मोटे स्मॉल एक्सपेंसेस, वैसे अगर बिजनेस में छोटी मोटी इनकम भी होती रहती है, इसलिए हम उसे क्या कहेंगे? सन्ड्री इनकम या मिसलेनियस रिसीट्स. देन सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स. सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, जैसे आपके ऑफिस में रोज न्यूज़पेपर आ रहे हैं, आपने बेच दिए बाद में मंथ एंड पे या आफ्टर सम पीरियड, और उससे जो आपको बेनिफिट हुआ, जो मनी रिसीव्ड on sale of old newspaper is also an income and it goes to the profit and loss account credit side. At last, here on the credit side you will get the net loss. Net loss कैसे जनरेट होगा? जब आपके एक्सपेंस ज्यादा है और आपकी इनकम कम है तो आपको क्या होगा? नेट लॉस. सो योर एक्सपेंसेस आर मच मोर देन योर इनकम, मतलब आपके इनकम कम है और आपके एक्सपेंस ज्यादा है तो आपको क्या होगा? नेट लॉस. So
ओवरऑल फॉर्मेट विच आई हैव गिवन दैट यू हैव टू राइट इट। आप इसे डबल पेज में लिखोगे और डबल पेज से आपको अच्छे से व्यू मिलेगा, इनर कॉलम आउटर कॉलम बना के लिखना। ओके, पूरी डिटेल मुझे यहाँ पे 4 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ा है, शायद आपके 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। ये अगेन एक बार बोल रहा हूँ, जस्ट क्रिएट किया गया है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ताकि आप इसे इजीली याद रख सको। जैसे अगर मुझे कुछ याद करना है कि एफ से क्या था, एफ से मेरे पास ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आइटम थे, तो आई नो फ्रेट आउटवर्ड एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस। सो जल्दी से याद आए, इस तरह से ये सेट किया है। एग्जाम में इस तरह से नहीं होगा, जो ऑर्डर में आएंगे ट्रायल बैलेंस के आइटम्स वैसे आपको सम में लिखते जाने हैं। ये सिर्फ याद रखने के लिए कि प्राइमरी आपको बस आइडिया मिल जाए कि ये जो भी मैं देख रहा हूं ये आइटम अगर मैंने देखा कि फ्रेट आउटवर्ड, तो मुझे इमीडिएटली पता चलना चाहिए कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ही जाएगा। सो इस तरह से ये फॉर्मेट दी है। सो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं और अगेन आप लोग समझ सके इस तरह से। सो पहले आएगा आपका ग्रॉस लॉस, ओके, और इस तरफ आएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। फिर ए से है आपके लिए एडवर्टाइजमेंट एंड ऑडिट फीस, बी से बैंक चार्जेस, बैड डेट्स एंड ब्रोकरेज। ओके, बैड डेट्स में ये मैंने एडजस्टमेंट्स कवर कर ली है, लेकिन अगर ओल्ड आईडीडी दिया हो तो आपको माइनस करना है बैड डेट्स से, प्लीज रिमेंबर। सो बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आईडीडी माइनस ओल्ड आईडीडी, ये आपको फॉर्मूला दिया है, जस्ट टू रिमेंबर। ओल्ड बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स, न्यू आईडीडी, ये तीनों प्लस होंगे और ओल्ड आईडीडी उसमें से माइनस होगा, इसलिए हमने ऊपर लाइन कर दी है। सो ओन नो का एक फॉर्मूला, ओन नो you can say the negative, that is your last one. Okay, so here you can say the minus sign. Then brokerage, so this is your B part. Then C में क्या क्या आता है, तो conveyance, carriage outward, carriage on sales, commission paid and courier charges. You can add your own items also if you have some few more items. So आप अपने फॉर्मेट में याद रख सको। So आपको याद रखना है कि C से क्या क्या है, तो conveyance, profit and loss account के डेबिट में ऐसा C से क्या था, तो conveyance, carriage on sales, then carriage outward, commission paid and courier charges. Okay, then you can see a discount allowed, depreciation on assets, delivery charges for D, alphabet D. Then E say entertainment expense, export duty, electricity charges. Here now you can see the F, freight outward, then forwarding charges, freight outward and forwarding charges. For G, only general expense. H, there is no item on H. If you find any, you can write here. Then I, interest paid, interest on loan taken, insurance. Then for J and K, there is no item. Then for L, you can see here legal charges, loss by fire, loss by theft, loss on sale of investment, loss on sale of assets. Then for M, miscellaneous expenses, mobile charges, motor van maintenance. And we don't find any alphabet for, okay, so we don't have any items of profit and loss account from N, but if you find, you can write it. Then office expenses here, okay. Then for P, you can see there are many items, so please be careful on where you find P, R, S, many items are there, even on L. Okay, so these are all big groups. Even for C, you can see, and bad debts I have covered. Why it is bigger? Because I have covered one adjustment also. There are 2 adjustments. Actually, I have covered 2 adjustments. One is on new bad debts and one is new IDD. Okay, here you can see for P, printing and stationery, packing charges, postage expense, professional expense, provident fund contribution. Remember, provident fund contribution क्यों दिया जाता है, तो एम्प्लॉय के बेनिफिट्स के लिए एक एक्स्ट्रा पेमेंट एम्प्लॉयर खुद के हिसाब से पे करता है, जो उसके ओल्ड एज के लिए या कभी भी फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आए तो उसके लिए उसे काम में आ सके। देन प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, सो ये हमें एडजस्टमेंट से मिलने वाला है, जो डिस्काउंट हमें डेटर्स को देना पड़ेगा, इसीलिए ये एक्सपेंस है, और एक्सपेंस है इसीलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर है।
Then for R, you can see refreshment charges, rent rates and taxes, repairs, renewals, and maintenance to royalty on sales. So for R, you can see these items. From S, you can see these items: salaries, staff salaries, salaries and wages, sales commission, sundry expenses. Then for T, you can see traveling expense, telephone charges, trade expenses, and taxes. Now here you can see unproductive wages. Okay, then we are not getting any items. Okay, for V, but W we have warehouse rent. Okay, and we don't have any item for X, Y, Z. This is just for your knowledge purpose कि ये अल्फाबेट्स के ऊपर से हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई ऐसी आइटम नहीं थी. बट इफ यू फाइंड इट, ओके, एंड इफ इट इज रियली, बट ये बेसिक आइडिया है रिमेम्बरिंग के लिए, इजी वे याद करने के लिए. बट रिमेंबर, बेस आपका वही होना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन से एक्सपेंस आते हैं, तो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं, तो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन या सेल्स या डिस्ट्रीब्यूशन या फाइनेंस रिलेटेड एक्सपेंस सारे यहाँ पे आएंगे. ओके, सो मेन बेस वही रहेगा. ये तो एक बस याद रखने के लिए इजी वे दिया है, क्योंकि इतनी बड़ी फॉर्मेट हम लोग क्या कैसे करें और कैसे मुझे जल्दी से क्लिक हो कि ये आइटम प्रॉफिट एंड लॉस की है, इसीलिए बस हमने ये डिवाइड किया है ग्रुपिंग में. वैसे ही मैंने एक और ग्रुप बनाया है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर है. यू कैन सी दिस. जैसे आप अगर यहाँ पे शॉर्ट में फर्स्ट लेटर ले लोगे तो एक आपका वर्ड बनेगा CID, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड. वैसे ही हमने BID, brokerage received, interest received and dividend received. Then 2 times R. Okay, so rent received and rent of premises sublet. So you can say 2 times R and 3 times P, that is profit on sale of investment, profit on sale of assets, provision for discount on creditors, 3 times R. Okay, so CID, BID, 2 times R, 3 times P. 3 times P. Please, this is 3 times P. Then SMS. SMS. Okay. And here there is a net loss. So you can easily remember. I will write here on these alphabets. जो alphabets से हमारे पास कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आइटम्स नहीं थी, और यहां पे मैं इसके लिए एक शॉर्ट में हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट लिखेंगे CID. You can see this. Then BID. Then you can see 2 times R, 3 times P, and SMS, and your ultimate is net loss. So here you will get it easily. So आप कैसे याद रखोगे? Commission received, interest received, discount received, brokerage received, then interest on investment, then dividend received. 2 times R. 2 times R means rent received, rent of premises sublet. Then 3 times P. So profit on sale of investment, profit on sale of assets, provision for discount on creditors. Then you can see the SMS, so sundry income, miscellaneous receipts, and sale of old newspaper. At last you will get the net loss. So here you can easily remember this overall format of profit and loss account. मैंने पर्पसली बहुत ज्यादा सब आइटम्स कवर करने की कोशिश की है. पेपर में इतने ज्यादा आइटम्स हो ही नहीं सकते. आपके ट्रायल बैलेंस में बहुत ही मिनिमम अमाउंट ओके सो आइटम्स होते हैं डेबिट साइड पे. सो आपको लेकिन इजी वे कोई भी आइटम्स मोस्टली आपसे छूट ना जाए इस हिसाब से कवर कर लिया है, और ये पूरे फॉर्मेट को हमने इस तरह से कवर किया है. सो एक बार और थोड़ा सा डिटेल में बता दूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता क्या है. सो कब हम लोग को बनाना है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो जब आपको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मिल जाए तब आपका प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस से आपको क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. सो आपको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट्स को क्लोज करके यहाँ पे अमाउंट ट्रांसफर करना है.
दो में से कोई भी एक ही चीज होने वाली है, या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या तो ग्रॉस लॉस होगा। ओके, सो यहां पे एक बार ट्रांसफर हो जाए उसके बाद आपको मिलेगा या तो नेट लॉस और या तो नेट प्रॉफिट। ओके, दो में से एक ही हो सकता है, लेकिन आपको उससे पूरे बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट, मतलब हम कितना एफिशिएंटली बिजनेस कर रहे हैं, वो बिजनेसमैन को इससे पता चल जाता है। किसी भी बिजनेसमैन के लिए रिक्वायरमेंट वही रहती है कि उसने क्या प्रॉफिट किया या उसने क्या लॉस किया, पूरे बिजनेस में उसका कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। ओके, सो वी विल सी द नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये जो नेट प्रॉफिट होता है वो वहां पे ट्रांसफर होता है, इसीलिए मैं एक के बाद एक एक पार्ट में लेके जाऊंगा। सो पहले हमने देखा नेट, ओके, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफर होगा, और फिर यहाँ से नेट प्रॉफिट कहाँ पे ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट कहाँ पे ट्रांसफर होता है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सो नेक्स्ट हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की फॉर्मेट सीखेंगे। थैंक यू।